So the question for today is related to world history. सवाल है कि इंटर वॉर पीरियड में दैट मीन्स द पीरियड starting just after the end of First World War and the beginning of Second World War, इंटर वॉर पीरियड में यूके और फ्रांस ने जर्मनी, इटली और जापान के प्रति अपीसमेंट की पॉलिसी क्यों अपनाई थी? वाई डिड ब्रिटेन एंड फ्रांस adopt the policy of appeasement towards Germany, Italy, and Japan during the interwar period? ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों ही कंट्रीज़ को ये पता था कि वर्ल्ड वॉर वन को कंक्लूड करने के लिए जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से जो आउटकम्स और डिसीजंस निकल कर आए, बाहर निकल कर आए, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के इन डिसीजंस, इन आउटकम्स से वर्ल्ड वॉर वन में हार चुकी जो कंट्रीज़ हैं, खासकर जर्मनी, ये कंट्रीज़ सेटिस्फाइड नहीं थी. दिस वॉज क्लियर. ब्रिटेन न्यू इट, फ्रांस न्यू इट. और अगर ये कंट्रीज़ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के आउटकम्स से, डिसीजंस से सेटिस्फाइड नहीं थी, और जो डिससेटिस्फैक्शन था वो मेनली टेरिटरीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था. दैट मीन्स जो टेरिटरीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, these countries were not satisfied with these territorial distribution or territorial divisions. तो ये तय था कि कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में, खासकर टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में फिर से शुरू होंगे. दिस वॉज गिवन. इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट व्हेन these conflicts will begin. But it was certain, and Britain and France were aware of this fact, that territorial disputes will re-emerge in Europe. It is just a matter of time. तो यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ब्रिटेन और फ्रांस इन कंट्रीज़ के पास दो ऑप्शंस थे. पहला ऑप्शन कि लेट द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट, लेट द टेरिटोरियल डिस्प्यूट स्टार्ट, एंड इफ सच कॉन्फ्लिक्ट रीस्टार्ट्स इन यूरोप देन सिंपली फाइट अनदर वॉर. तो पहला ऑप्शन था कि यूरोप में अगर फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट होते हैं, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट होते हैं, तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टार्ट होने दिया जाए, और फिर से अगर युद्ध भी होते हैं तो इन युद्ध को भी होने दिया जाए, और फिर से यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में वॉर फाइट करेंगी. सो द फर्स्ट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉज सिंपली टू प्रिपेयर फॉर अनदर वॉर, wait and prepare for another war. But these countries also had a second option. And the second option was to try and avoid conflicts in Europe, further conflicts in Europe, further escalation of conflicts and disputes in Europe. दूसरा ऑप्शन इनके पास था कि कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट किया जाए. टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो इन डिस्प्यूट्स को कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने से रोका जाए. और यूरोप को, द ऑब्जेक्टिव वॉज, और द सेकेंड ऑप्शन वॉज to prevent Europe from going into another devastating total war like World War One. अब सवाल है कि इन दोनों ऑप्शंस में से ब्रिटेन और फ्रांस ने किस ऑप्शन को प्रेफर किया? They preferred the second option. सेकेंड ऑप्शन इन्होंने प्रेफर किया. They tried to avoid another devastating war in Europe. They tried to prevent conflict. They tried to resolve the disputes, especially the territorial disputes, peacefully and through negotiations and discussions and agreements. Why? Why Britain and France chose the second option? Second option इन कंट्रीज ने क्यों चुना? देयर आर 4 स्पेसिफिक रीजंस. यहां पर 4 स्पेसिफिक रीजंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ब्रिटेन एंड फ्रांस ने इंटरवॉर पीरियड में अपीजमेंट की नीति अपनाई. अपीजमेंट का यहां पर मतलब सिंपल है, दैट दे चोज नेगोशिएशंस, they chose dialogue and discussions and agreements for resolving conflict, especially territorial conflict in Europe. This is what was the policy of appeasement. Appeasement can also be regarded as a policy of being silent in face of some sort of aggression by your enemy countries. Appeasement का मतलब ये भी है कि अगर आपकी enemy countries, आपकी opponent countries कोई aggressive behavior को expose कर रही है, adopting some sort of aggressive behavior, then you do not object to it. You stay silent. You rather try to be good with your opponent and try to use the method of peace and negotiation and dialogue and agreement to calm down your opponent and to ensure that things do not get out of hand and things do not turn violent and a new war doesn't start. So इन चीज़ों को ensure करने के लिए the second option was best for Britain and France, and there are 4 reasons why they chose it. The first reason was वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक दूसरे फुल फ्लेजेड टोटल वॉर को फाइट करने के लिए ब्रिटेन एंड फ्रांस, they were not economically and militarily prepared. This was a fact. World War I was
a devastating experience for all the countries of Europe. Though some countries won and some country lost, but for everyone it caused devastation. These countries were economically shattered. इनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी थी. Militarily also they became weak. So एक नए वॉर को फाइट करना, that was not prudent for Britain and France. And we can say that they were not prepared at this time economically and militarily for another war. ये पहला रीजन था अपीजमेंट की नीति को अपनाने के पीछे. दूसरा रीजन, इन कंट्रीज के कॉलोनीज, ब्रिटेन एंड फ्रांस, इन कंट्रीज के कॉलोनीज दुनिया भर में मौजूद थे और वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ये अपने वास्ट कॉलोनियल एम्पायर को मैनेज नहीं कर पाए, बिकॉज दे वर फोकस्ड on, or they employed all their resources towards fighting this World War One and winning this World War One. तो इन्होंने during World War One they sort of neglected their colonies, their vast colonial empire. अब इनके लिए ज़रूरी था कि ये अपने इस colonial empire को after World War One ये अपने colonial empire को फिर से consolidate करें, because these colonies were also source of revenue for these countries. तो ये चाहती थी कि यूरोप में पीस रहे, so that they can use their resources and their time and energy and efforts for consolidating their empire, their colonial empire. So this was the second reason for adopting the policy of appeasement. तीसरा रीजन था पब्लिक सेंटिमेंट. यूरोप के लोगों के बीच वॉर को लेकर जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव हो चुका था. Everyone experienced the devastation of World War One and the human loss that these countries faced in World War One. So the public sentiment, public opinion was against any further or a new war. So क्योंकि public sentiment, public opinion भी war के against था, इसलिए भी इन countries ने appeasement की नीति को अपनाना prefer किया. इसके बाद जो चौथा, fourth reason है, which is I think and I assume is the most important reason, the practical reason, these countries, Britain and France, they wanted to buy time. They wanted to buy time to rearm themselves and prepare themselves for the upcoming war. And countries को ये पता था, these countries were not being overly optimistic that a war would not happen if they adopt the policy of appeasement. In countries को ये पता था, even if they adopt the policy of appeasement, they can only delay the war. ये सिर्फ war को delay कर सकते हैं. They cannot stop another conflict, territorial dispute from emerging in Europe. But ये जो delay है, this delay would give them time to prepare themselves, rearm themselves for the next impending war that was going to happen on the soil of Europe. So ये समय चाहते थे अपने आप को तैयार करने के लिए, rearm करने के लिए, ताकि जब भी next conflict हो, major conflict हो यूरोप में, तो उस conflict के लिए ये countries better prepared रहें. So these are the four reasons why the policy of appeasement was adopted by these countries. Now we have concrete examples of this policy of appeasement. Policy of appeasement के concrete example हमारे पास हैं. जैसे 1935 में जब इटली ने अबिस्निया पर इन्वेजन किया, उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही चुप रहे. इन्होंने ना ही इस इन्वेजन को रोकने की कोशिश की. They didn't even try to stop this invasion. बल्कि इन्होंने इस इन्वेजन को क्रिटिसाइज भी नहीं किया, पब्लिकली क्रिटिसाइज भी नहीं किया. दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ अपीजमेंट. ओके, दूसरा एग्जाम्पल 1935 में ही एंग्लो जर्मन नेवल ट्रीटी, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच एक ट्रीटी हुई, एंग्लो जर्मन नेवल ट्रीटी. ये ट्रीटी भी अपीजमेंट का ही एक एग्जाम्पल है. इस ट्रीटी के बाद 1936 में जर्मनी के द्वारा राइनलैंड को रीमिलिटराइज किया जाता है. राइनलैंड वॉज अ टेरिटरी which was supposed to remain demilitarized. After Paris Peace Conference, the Treaty of Versailles हुआ. Treaty of Versailles में ये क्लियरली कहा गया कि कुछ टेरिटरीज होंगे जिन्हें जर्मनी मिलिटराइज नहीं कर सकता. Those territories are going to remain demilitarized. But even after this treaty, or you can say violating this treaty, Germany started remilitarizing Rhineland. लेकिन there was no reaction from US and UK. You can say that Britain informally accepted the remilitarization of Rhineland. And from here only, you can see that the groundwork for World War II is being prepared. 1938 में जो Munich Agreement हुआ, this Munich Agreement is also a classic example of the policy of appeasement. इसके बाद हम आते हैं 1939. जर्मनी के द्वारा चेकोस्लोवाकिया के ऊपर इन्वेजन किया जाता है. Germany invades Czechoslovakia in 1939. Again, France and Britain, the two most powerful countries of Europe, they remained silent. But the invasion of Czechoslovakia
it set the alarm ringing across Europe that the next war is not far. जब जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर इन्वेशन किया तो सभी को समझ में आ गया कि नेक्स्ट बिग कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी सून, इज नियर द होराइजन। लेकिन चेकोस्लोवाकिया के ऊपर इन्वेशन करने के बाद जर्मनी ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर भी इन्वेशन किया। भले ही चेकोस्लोवाकिया के इन्वेजन के बाद पोलैंड को फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने गारंटी दी कि इफ जर्मनी इन्वेड पोलैंड देन दे आर गोइंग टू कम टू रेस्क्यू पोलैंड। इवन आफ्टर दिस नथिंग हैपेंड। 1939 सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड। यहां पर आप देख सकते हैं अगेन ब्रिटेन ट्राइड टू नेगोशिएट एंड हैव टॉक्स विद जर्मनी टू आफ्टर दिस इन्वेजन ऑफ पोलैंड। पोलैंड के इन्वेजन के बाद ब्रिटेन ने ब्रिटेन गेव पीस वन लास्ट चांस, एक अंतिम बार पीसफुली इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश ब्रिटेन के द्वारा की गई। ब्रिटेन वेंट टू जर्मनी एंड टॉक्ड अबाउट दिस पोलैंड इन्वेजन, बट आफ्टर दिस टॉक failed, the policy of appeasement was abandoned. The policy of appeasement was abandoned, and from here you can see the start of World War II. जैसे ही appeasement की नीति को abandon किया गया, World War II started in Europe, and slowly and gradually it will spread all across the world.